इंडिया अलायंस के सारे जो नेता हैं, बड़े नेता सभी लगातार कह रहे हैं कि अब जेपीसी का हम लोग लगातार विरोध करेंगे। आरजेडी ने मजबूती से विरोध किया है। आप भी बिहार में उपचुनाव हो रहे थे, 4 विधानसभा क्षेत्रों का लगातार आपने दौरा किया है, गहन दौरा किया है, समाज का क्या कहना है? देखिए, चुनाव जो आप कह रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन में तो जो मुद्दे स्थानीय मुद्दे हैं उसी आधार पे बातें भी होती हैं और जनता के इशू भी वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। जेपीसी की जहाँ तक प्रश्न है, तो देखिए हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था डेमोक्रेसी है और संसदीय व्यवस्था में जेपीसी उसी व्यवस्था का एक हमारी कमिटी है जिसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं हमारे मुल्क की, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव उसमें मौजूद एज ए मेंबर उसमें हैं। तो अब इन सर अच्छा जेपीसी की बैठकें भी हुई हैं। तमाम जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज हो गया, और भी संगठन है, तमाम लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हुआ है। जा कर के उन लोगों ने अपनी बातों को कहा और जेपीसी ने तमाम लोगों की बैठकों में उन बातों को रिसीव भी किया है। तो जब जेपीसी की बैठक हुई और रिसीव किया गया तो निश्चित रूप से इन पॉलिटिकल पार्टियों के जो सदस्य नॉमिनेट इनके द्वारा किया गया है एज ए मेंबर जेपीसी। और अब जब चीज़ें अब तय होने वाली हैं और इसमें अगर राष्ट्रीय जनता दल या इंडी गठबंधन का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का बयान देता है तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ राजनीति या फिर मैं कहूँ कि एक समाज में तनाव पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। जब वंश आपने विश्वास जता लिया और एक तय हो गया कि कमेटी का गठन होगा, कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके अकॉर्डिंगली फिर सदन के पटल पे आएगा, उसको देखा जाएगा। तो अब इस तरह का कोई भी बयान जो है ना वो कहीं से भी ना पॉलिटिकली ना सोशली और ना ही मुझे लगता है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से ये उचित होगा। अंजुम जी, आरजेडी का कहना है कि आपकी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो मुसलमानों के साथ छल कर रही है, बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। किनका कहना है ये? आरजेडी दे तो अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता या उसके नेता इसके अलावा क्या कह सकते हैं? आज इंडी गठबंधन आप आज़ादी के बाद से कांग्रेस का 55 वर्षों का शासनकाल और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का शासनकाल, मुसलमानों की स्थिति माई समीकरण लोगों ने बनाया। मुसलमानों की स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई। पंचर जो मुसलमान के बच्चे थे वो पंचर साटते थे, शिक्षा से वो कोसों दूर रहे। उनकी स्थिति, अगर मैं इस बात को कह रही हूँ तो हटा दीजिए, सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट आई ना, उस रिपोर्ट ये चीख चीख के गवाही देता है जिसमें कहा गया कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। ये किसके द्वारा किया गया? निश्चित रूप से इन लोग का शासनकाल था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना सिर्फ अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम वर्गों के लिए, गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित समाज, अनुसूचित जनजाति समाज, इंटायर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण में उन्होंने जो काम किया उसे बताने की ज़रूरत होगी क्या? कौन ऐसा बिहार का घर है या कौन ऐसा व्यक्ति है जो नीतीश कुमार जी के योजनाओं का लाभ उस घर तक नहीं पहुंचा हुआ है? और राष्ट्रीय पटल पे इन सारे वर्गों के विकास को लेकर के तो राष्ट्रीय पटल पे बिहार ने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अभी उस उदाहरण के सामने अभी तक ऐसा कोई भी योजना या नीति आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री दरभंगा में नीतीश मॉडल की बात कर रहे थे, कैसा लग रहा है आप लोग को? किस चीज़ की बात कर रहे थे? नीतीश मॉडल, नीतीश ने सुशासन को स्थापित किया और निश्चित रूप से बिल्कुल, और बात ही क्या कर रहे थे, हमारा जो केंद्र की सरकार हमारी है या फिर देश के अन्य प्रांतों की भी जो सरकारें हैं, नीतीश कुमार जी की योजनाओं को, नीतियों को और प्रोग्रामों को, उनको विचारों को बिल्कुल आत्मसात किया है। अगर केंद्र के स्तर पर मैं बात करूँ तो जो जीविका हमारा प्रोग्राम रहा देश में, मैं आपको बता दूं कि देश में सबसे बड़ा जीविका दीदियों की संख्या बिहार में है। उसको आजीविका के रूप में आत्मसात किया गया। साइकिल योजना, पोशाक योजना, विभिन्न प्रांतों ने उसको आत्मसात किया है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ना सिर्फ बात क्या करना, मतलब उसको तो आत्मसात केंद्र ने किया है। देखिए अंजुम जी, कल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदरणीय भाव से प्राइम मिनिस्टर को हाथ जोड़ा, उसके बाद एक बाउंडर खड़ा हो गया। लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री सीनियर हैं, आरजेडी के बड़े नेताओं को भी कहना था कि मुख्यमंत्री सीनियर हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या लगता है आपको? देखिए, ये चीज़ें जो है ना, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और जो मूल्य हैं, हमारे वैल्यू हैं, इंडियन वैल्यू हैं, कौन किसको किस स्तर पे जा कर के उसका निर्वहन करता है, बहुत ही निजी चीज़ होती है। मुझे लगता है उन सारी चीज़ों की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन करना उचित नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि क्या भारतीय संस्कृति के हाथ जोड़ के प्रणाम करना या फिर पैर करके अभिवादन करना, ये सारी चीज़ें, मतलब एक, मैं उस कल की जो बातें आप कर रहे हैं उस पर नहीं, मैं एक कॉमन भारतीय संस्कृति की बात कर रही हूँ। क्या उसका ये एक मजबूत अंग या अभिन्न अंग नहीं है? क्या ये इंडियन कल्चर नहीं है? इंडियन संस्कृति ये नहीं है? जब है तो उसका इंटरप्रिटेशन किसी भी तरह से करना उचित नहीं है। ये बहुत ही निजी ये मामला होता है कि मैं किसी भी व्यक्ति का किस तरह से अभिवादन करूँ।
अंजुम जी, जेडीयू के डर से क्या जेपीसी की टीम पटना नहीं आई? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जेपीसी के किसी भी सदस्यों से मेरी ना विमर्श है, न मैं जानती हूँ, और ना किसी तरह की बात है कि डर से नहीं है। डर क्यों, किस चीज़ का डर? निश्चित रूप से कमेटी के हो सकते हैं, अपने कुछ प्रोग्राम होंगे, या प्रोग्रामों में परिवर्तन भी होते रहता है। कोई ये अप्रत्याशित बातें या आश्चर्यजनक बातें तो है नहीं। नीतीश कुमार के राज्य में जो मुसलमान डरे हुए हैं, क्या क्या कहाँ मुसलमान डरे हुए? आरजेडी का तो कहना है। अरे भाई, आरजेडी का कहना है, एक चीज बताइए, भागलपुर दंगा नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ है। भागलपुर के दंगे के मेन एसिलेंट को चांदी का मुकुट पहना करके नीतीश कुमार जी ने सम्मानित किया है। भागलपुर के दंगे में मुसलमानों को उनके घर से बेदखल करके भगाया गया, ये उनके शासनकाल में हुआ है। 118 नरसंहारों का बिहार नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बना हुआ है। खुद तो बिहार में अनार्की मचा करके, बिहार को अराजक बिहार बना करके, बदहाल बिहार बना करके, एकदम राष्ट्रीय पटल पे बिहार को छत बिछत करके छोड़ा हुआ था। आज बिहार जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बदहाल से विकासशील बिहार, और विकासशील बिहार से एक सशक्त बिहार बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि मानव विकास, इंटायर ह्यूमन डेवलपमेंट की मैं बात करूं, तमाम वर्गों का, आप देखिए कि कितना शानदार ढंग से विकास हुआ है। इसकी विकास की चर्चा राष्ट्रीय स्तर के, वैश्विक स्तर पे होती है। यही कारण है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर का खिताब मिला हुआ है वैश्विक स्तर पे। बता दीजिएगा उन लोग को, उन लोग की जानकारी बहुत कमजोर होती है। विपक्ष के नेता का कहना है कि केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार डरी हुई है आपके नीतीश कुमार से, तभी प्रधानमंत्री इतना बड़ाई कर रहे थे दरबार में। एक चीज़ जान जाइए कि हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था है ना, जिस तरह से सत्ता पक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसी तरह से विपक्ष के भी क्या कर्तव्य हैं और क्या अधिकार है, वो संविधान ने बता रखा है। अब नेता प्रतिपक्ष या हमारा विपक्षी दुर्भाग्य ही है इस मतलब हमारे यहाँ का, कि विपक्ष हमारे इतना कमज़ोर है कि जो इशू है, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे ना बात कर करके नहीं होता, दाएं बाएं इधर उधर की बात करके एक भ्रम की स्थिति फैलाना। देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जितने भी लोग हैं ना, करीब 14 करोड़ की आबादी, वो इस बात को समझ चुकी है कि विकास किसे कहते हैं। वो इस बात को समझ चुकी है कि कानून का राज किसे कहते हैं, क्योंकि अब उस राज में वो रह रहे हैं। उनको पता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही उनका तथा उनके बच्चों का और बिहार का मुस्तकबिल सुरक्षित है। तो अब उनको बोलने के लिए कुछ है नहीं, और विपक्ष हैं तो करेंगे क्या? हमारी तारीफ तो करेंगे नहीं।